चलो इधर सामने ध्यान दो। चलो आर्टिकल 84 में, इससे पहले आर्टिकल 83 तक हो गया है ना। अनुच्छेद 83 तक पूरा पढ़ चुके हैं। और अनुच्छेद 83 के बाद नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल होगा वो क्या रहेगा, जल्दी बताओ। अनुच्छेद 84, ठीक है ना। ये अनुच्छेद 84 के अंतर्गत क्या चीज़ों की चर्चा है, अगर इसका हम ध्यान से देखें तो अनुच्छेद जो 84 है इसके अंतर्गत संसद सदस्यों की जो अहर्ताएं हैं उसको लेकर बताया गया है, ठीक है ना। अनुच्छेद 84 में किस चीज के बारे में बताया गया, जल्दी बता दो। संसद सदस्यों की, संसद की सदस्यता के लिए लिख देते हो। संसद की सदस्यता के लिए अहर्ताएं या अहर हो गया। तो संसद की सदस्यता यदि किसी को लेना है तो उसके लिए क्या अहर्ताएं हैं उसको लेके देखो क्या क्या क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो संसद सदस्यों की अहर्ताओं के अंतर्गत लिखा है कि कोई भी नागरिक, भारत का जो नागरिक है, संसद की सदस्यता लेना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या अनिवार्य होता है। तो सबसे पहला कंडीशन लिखा गया है कि वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। आ रहा समझ में। तो संसद की सदस्यता के लिए अहर्ताएं किस आर्टिकल में लिखा है बोलेंगे तो अनुच्छेद 84 में। और संसद की सदस्यता की अहर्ताओं में सबसे पहला लाइन क्या लिखा है, जल्दी बता दो। भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर मान लो राज्यसभा की सदस्यता लेना चाहते हैं, कहाँ का जल्दी बताओ, राज्यसभा। तो राज्यसभा की यदि सदस्यता लेना चाहते हैं तो न्यूनतम आयु सीमा रखा गया है 30 वर्ष। कितना रखा गया है, 30 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा रखा गया है। और यदि लोकसभा की सदस्यता लेना चाहते हैं, लोकसभा की सदस्यता अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आयु सीमा है न्यूनतम 25 वर्ष। कितना है वर्ष, जल्दी बता दो। 25 वर्ष न्यूनतम आयु है। तो ये तीन प्रमुख है। भारत का क्या बता दो, नागरिक हो। राज्यसभा की सदस्यता के लिए 30 वर्ष की आयु पूर्ण होना चाहिए। और लोकसभा की सदस्यता के लिए 25 वर्ष की आयु क्या होना चाहिए, पूर्ण। आ रहा बात समझ में। यहां तक क्लियर है सबका। इसके अलावा बताया गया है, ध्यान देंगे सब लोग, कि ऐसी अन्य अर्हताएं होनी चाहिए जो संसद के द्वारा निर्धारित की गई हो। संसद के द्वारा, संसद के द्वारा निर्धारित की गई जो अर्हताएं हैं, अगर उसके अनुरूप उन आते हैं तो वो सदस्यता ले सकते हैं। ये तो मेन तीन तो लिखा ही लिखा है। बाकी जो भी अर्हताएं से संबंधित जो पहलुएं हैं, जो भी लाइनें हैं, वो किनके द्वारा बनाया जाएगा, संसद के द्वारा। कि संसद के द्वारा सदस्यता के लिए जो जो अर्हताएं हैं वो संसद अलग से लिख के दे देता है, उसके अनुरूप उनको होना चाहिए, तब वो संसद की सदस्यता ले सकते हैं। आया बात समझ में, आता है ना। तो ये चार चीज आपको याद रखना है अर्हताओं को लेके। किसको लेके, जल्दी बताओ, अर्हता को लेके, ठीक है। अच्छा मान लो कि कोई व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर बनता है, राज्यसभा का सदस्य बनता है, तो वो जिस राज्य का है क्या उसी राज्य से बन सकता है कि दूसरे राज्य से भी वो लड़ सकता है, कहीं से भी। तो देश के किसी भी राज्य से, देश के किसी भी राज्य से कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। समझ आ पा रहा है। ऐसा नहीं हो को उसका जो स्थानीय निवासी, मान लो हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो छत्तीसगढ़ का व्यक्ति उड़ीसा से राज्यसभा का मेंबर बन सकता है कि नहीं बन सकता, तो बन सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जिस स्टेट का है उसी स्टेट का होना अनिवार्य नहीं है। समझ आ पा रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इस चीज को लेते हुए। समझ आ पा रहे हैं यहाँ तक, हाँ है ना। चलो तो ये हो गया संसद सदस्यों की अर्हताएं। तो ये चार चीज आपको बताना है। पहला क्या बताओगे, भारत का नागरिक। दूसरा, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। और अन्य अर्हताओं से संबंधित नियम किसके द्वारा बनाया जाएगा, संसद। उसके अनुरूप आने चाहिए तब वो मेंबर बन सकता है। यहां तक क्लियर है सबका। चलो तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 84 कंप्लीट। क्लियर है तक सबका, आगे बढ़े। चलो इसके बाद हम आते हैं आर्टिकल क्रमांक 85।
चलो अनुच्छेद जो 85 है इसमें देखते हैं संसद के जो सदन होते हैं उनको लेके क्या क्या चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है जो संसद के बारे में इसमें चर्चा की गई है, और संसद के बारे में इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ों की चर्चा किया गया है। तो संसद के सत्र के बारे में बताया गया है, संसद का क्या बता दो, सत्र के बारे में। इसके अलावा सत्रावसान के बारे में, संसद का सत्र हो गया, सत्रावसान हो गया, और क्या बता देंगे, विघटन। क्या बताओगे, विघटन। ये तीन चीजों की जो चर्चा है वो आर्टिकल 84 में है। समझ आ पा रहा है। तो संसद के सत्र, संसद का सत्रावसान और संसद का विघटन, इसके अंतर्गत हम देखते हैं क्या क्या आपका बताया गया है। ठीक है। तो संसद का सत्र को बुलाना, ठीक है ना, संसद का जब सत्र आ जाता है तो उसको समाप्ति करना को ही हम सत्रावसान बोलते हैं, सत्र को। और लोकसभा का अगर विघटन करना है, किसका विघटन, लोकसभा, तो ये तीनों काम कौन कर सकता है, तो ये तीनों काम कर सकता है राष्ट्रपति। कौन करता है, जल्दी बता दो, राष्ट्रपति। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है कि संसद के सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना और विघटन करना, यह किसके अंतर्गत आता है, जल्दी बता दो, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो सिंपल बताएंगे, संसद के सत्र को क्या करना, आहूत करना। आहूत का मतलब होता है बुलाना। आहूत का मतलब क्या बताओगे, बुलाना। यह कौन करता है बोलेंगे तो राष्ट्रपति, ठीक है ना। सदनों का क्या करना, सत्रावसान करना, जैसे एक सत्र की समाप्ति फिर नया सत्र आता है, तीनों सत्र का समाप्ति हो गया तो उसको अपन सत्रावसान बोलेंगे। समझ आ पा रहा है। तो ये सब चीज की भी घोषणा कौन करके देगा हमको, राष्ट्रपति। और इसके अलावा विघटन के अंतर्गत हम देखते हैं तो विघटन क्या चीज का कर सकता है, तो लोकसभा का। किसका बता दो, तो लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। कितने साल से पहले, तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। विघटन को ही हम बात कर सकते हैं, भंग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, भंग कर सकता है राष्ट्रपति। कितने साल से पहले, 5 साल से पहले। तो इतना महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो आर्टिकल 85 में है। समझ आ पा रहा है। तो संसद के सत्र को आहूत करना, सत्र का सत्रावसान करना और लोकसभा का विघटन करना, यह सब कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 85 में यह महत्वपूर्ण नियम लिखा है। समझ आ पा रहा है ना। अब सत्र का यहाँ बात आया है तो मैं कुछ कुछ सत्र यहाँ लिख देता हूँ। ये जो सत्र संविधान में नहीं लिखा है, ये संसदीय प्रक्रियाओं का अलग से बुक होता है, राज्यसभा का अलग बुक होता है, लोकसभा के अलग बुक होते हैं, और उस बुक में जो नियम लिखा होता है ना, उस नियम के हिसाब से सदन चलते हैं। तो संविधान अलग चीज होता है और राज्यसभा लोकसभा के जो बुक होते हैं वो अलग होते हैं। उसको बोलते हैं संसदीय प्रक्रियाओं के जो बुक होते हैं, दोनों सदन का अलग अलग है। तो उसमें ये सब लिखा होता है कि सत्र कब लगाएंगे, कौन क्या करेगा, उसके बारे में जो संविधान में नहीं लिखा है वो संसदीय प्रक्रिया के बुक में लिखा होता है। समझ आ पा रहा है ना। तो कितने सत्र लगते हैं बता दो, कितने सत्र, 3 सत्र यहाँ हम देखेंगे। जैसे सबसे पहले सत्र को क्या बोलते हैं, बजट सत्र। सबसे स्टार्टिंग में क्या रहता है साल का, बजट सत्र। बजट सत्र के बाद मानसून सत्र आता है, और मानसून सत्र के बाद शीतकालीन सत्र, शीतकालीन। तो शीतकालीन जो सत्र, ये 3 सत्र लगाए जाते हैं। समझ आ पा रहा है ना। क्या चीज, अच्छा चलो हो गया हो गया। अच्छा याद ये भी रखेंगे कि संसद के सत्र को आहूत कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति एक चीज का ध्यान ये रखेगा कि 2 सत्र के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ये चीज का ध्यान रखना बहुत ही अनिवार्य है कि 2 सत्र के बीच कितने माह से अधिक अंतर नहीं रख सकता, 6 माह। जैसे बजट सत्र बुलाया है तो 6 महीने के अंदर ही क्या बुलाना है, मानसून सत्र। और मानसून सत्र बुलाया है तो 6 महीने के अंदर फिर शीतकालीन सत्र। 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है। समझ आ पा रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। और ये जो 5 वर्ष पहले जो हम लोकसभा का जो भंग कर सकता है, कौन बता दो, राष्ट्रपति। लेकिन इस समय राष्ट्रपति किससे परामर्श लेता है, तो आप बता देंगे प्रधानमंत्री। किससे बता दो,
प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद, क्या बताएंगे, मंत्री परिषद, इनसे सलाह लेकर ही 5 साल पहले लोकसभा को क्या कर सकता है, तो भंग कर सकता है। इसको अलग से ध्यान रखना। समझ आ पा रहे हैं यहाँ तक? तो आर्टिकल 85 में इतना बस आपको याद रखना है। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। तो संसद के सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना, विघटन करना कौन करता है, राष्ट्रपति। आ रहा समझ में? और जो सत्र का हम नाम देखें, कौन कौन सा सत्र बुलाया जाता है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। क्या 2 सत्र के बीच 6 माह से अधिक का अंतर हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता है। नियम में लिख दिया है कि 2 सत्र के बीच 6 माह का अंतर नहीं हो सकता है। और लोकसभा का जो विघटन होगा वो 5 साल पहले हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति किससे सलाह लेके करेगा, प्रधानमंत्री। वैसे मेन तो प्रधानमंत्री से ही लेता है, क्योंकि मंत्री परिषद की पूरी बातों को कौन बताता है, प्रधानमंत्री। पहले भी देख चुके हो कि राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच कड़ी का काम कौन करता है, प्रधानमंत्री। तो जो भी बातचीत अगर अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो प्रधानमंत्री भी होगा तो चल जाता है। प्रधानमंत्री से सलाह लेकर ऐसा भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। बन जाएगा यहाँ तक सबका? चलो, तो ये हो गया अनुच्छेद 84 कंप्लीट। यहाँ तक आगे बढ़े। सॉरी 85, 84 और 85 दोनों हो गए है ना। हाँ, चलो अब आते हैं अनुच्छेद क्रमांक 85 के बाद क्या देखेंगे, 86। ठीक है, चलो यहां देख लो। अनुच्छेद 86 के अंतर्गत ये भी राष्ट्रपति के संबंध में कुछ जानकारी के बारे में है। अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति को लेके ये बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है केवल लोकसभा में या राज्यसभा में अलग अलग या दोनों मिक्स रूप से, लोकसभा प्लस राज्यसभा में भाषण दे सकता है। क्या दे सकता है, भाषण, जिसको अपन अभिभाषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिभाषण। चलो याद रखे सबको। तो अनुच्छेद 86 से क्या है, राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित है। राष्ट्रपति केवल लोकसभा में जाके भी अभिभाषण कर सकता है नियम के अनुसार। राष्ट्रपति केवल राज्यसभा में जाके भी क्या दे सकता है, भाषण दे सकता है। और दोनों सदनों को एक साथ बुला के भी भाषण दे सकता है। समझ आ पा रहा है? और इनका जो अभिभाषण जो होता है उसको कौन तैयार करता है, राष्ट्रपति का जो भाषण होता है राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए, दोनों को एक साथ भी बुला के कर सकते हैं। तो इसका जो अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो बताओगे, मंत्रिमंडल। कौन तैयार करता है, जल्दी बता दो। मंत्रिमंडल जो भाषण लिख के देगा ना, उसी भाषण को वहां जाके बोलना है। इसलिए जब भी राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, ठीक है ना, तो उसके बाद ना एक प्रस्ताव लाया जाता है। एक क्या लाते हैं, जल्दी बता दो, प्रस्ताव। और उस प्रस्ताव को कहते हैं धन्यवाद प्रस्ताव। क्या बोलते हैं, धन्यवाद। कौन सा प्रस्ताव बोलते हैं, धन्यवाद प्रस्ताव बोलते हैं। और ये धन्यवाद प्रस्ताव को जिस सदन में भाषण चल रहा है, मतलब मान लो लोकसभा में चल रहा है तो लोकसभा में लाएंगे धन्यवाद प्रस्ताव, राज्यसभा में तो राज्यसभा में लाएंगे, दोनों सदन को मिला के कर रहा तो वहां लाएंगे। तो ये धन्यवाद प्रस्ताव कब लाया जाता है, जब राष्ट्रपति का भी भाषण खत्म हो जाता है। तो धन्यवाद प्रस्ताव का मतलब ये होता है कि मंत्रिमंडल जो लिख के दिया है उससे सब संतुष्ट है कि नहीं है। और अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो ये प्रस्ताव अगर मान लो पारित नहीं होता है, प्रस्ताव का क्या होता है बता दो, अगर पारित नहीं होता है तो सरकार को त्याग पत्र देना होगा। प्रधानमंत्री और उनके जो मंत्रिमंडल वाले हैं उनको क्या देना पड़ता है, त्याग पत्र देते हैं। ये बहुत बड़ा मामला हो जाता है, क्योंकि उन लोग जो बोले हैं, लिख के दिए, उसी को राष्ट्रपति बोल रहा है और वो बात मेंबर को पसंद नहीं आया तो धन्यवाद प्रस्ताव में साइन ही नहीं करेंगे कि हमको पसंद नहीं है। समझ आ पा रहा है? तो इस स्थिति में क्या होता है, जल्दी बता दो। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के जो भी मेंबर होते हैं उनको क्या देना होता है, त्याग पत्र देना होता है। इस स्थिति में आया कि नहीं समझ में, बात समझ आ रहा है? तो ये हो गया अनुच्छेद 86। सबका क्लियर है?
राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित है। वो पर्सनल पर्सनल दोनों सदनों में भी दे सकता है, दोनों को मिला के भी दे सकता है। और जब अभिभाषण हो जाता है उसके बाद क्या लाया जाता है, धन्यवाद प्रस्ताव। ये सब संविधान में नहीं लिखा है, ये संसदीय प्रक्रिया में लिखा है। कहाँ लिखा है, संसदीय। तो कुछ चीज संसदीय प्रक्रिया का होता है, कुछ चीज संविधान का होता है, दोनों को मिला के हम देखते हैं। आए बात समझ में, हाँ है ना। और इनका अभिभाषण को कौन तैयार करता है बोलेंगे तो मंत्रिमंडल इनको तैयार करेगा। क्लियर है तक सबका, समझ में आ रहा है। देखो भाषण जो होता है दो टाइप का होता है। एक नॉर्मली जो भाषण होता है जो 86 में होता है, जिसको हम राष्ट्रपति का अभिभाषण बोलते हैं। और एक भाषण जो ऐसा होता है जो उनको देना ही पड़ता है, समझ में आ रहा है, तो उसको बोलते हैं विशेष अभिभाषण। क्या बोलते हैं, तो हम जो इसके आगे जब हम पढ़ते हैं आर्टिकल क्रमांक 87, अनुच्छेद जो 87 है, ये भी भाषण ही के बारे में ही है, राष्ट्रपति के। लेकिन ये देखो, ये भी आर्टिकल किससे रिलेटेड बताओगे, राष्ट्रपति के बारे में ही है, ठीक है ना। लेकिन राष्ट्रपति के बारे में किस भाषण को लेके इसमें चर्चा है बोलेंगे तब क्या बताओगे, तो राष्ट्रपति का कौन सा भाषण, विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से क्या है, जल्दी बता दो, ये संबंधित है। क्लियर है यहां तक सबका। अब बात आते हैं कि राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण कब बुलाया जाता है या कब ये देते हैं, राष्ट्रपति जो है अपना विशेष अभिभाषण कब देता है। तो दो कंडीशन आपको बताना है। कितने कंडीशन बताना है, दो, जिस समय राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होना होता है। सबसे पहला इसमें चीज लिखा है, वर्ष का प्रथम सत्र में। वर्ष का क्या बताओगे, प्रथम सत्र में, बस इतना लिखा है। वो सत्र का नाम क्या है, वो संसदीय प्रक्रिया में लिखा है, जिसका नाम क्या है, बजट सत्र। कौन सा सत्र है, बजट सत्र। संवैधानिक रूप से केवल क्या बोला है, वर्ष का कोई भी पहला सत्र लगा तो उस समय राष्ट्रपति को क्या देना होता है, भाषण देना होता है। उसी भाषण का नाम क्या रखा गया है, विशेष अभिभाषण, ठीक है। दूसरा जो होता है, जब भी लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का क्या होता है जल्दी बता दो, चुनाव। तो लोकसभा का चुनाव होने के बाद, लोकसभा का चुनाव होने के बाद जो पहली बैठक होता है, लोकसभा चुनाव के बाद क्या बोला मैं, जो पहली बैठक होता है उस समय उनको विशेष अभिभाषण देना होता है कंप्लीट। समझ आ पा रहा है। तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस आर्टिकल में है, 87, और राष्ट्रपति का अभिभाषण बोल दिया तो 86, दोनों याद रहेगा। और ज्यादातर क्वेश्चन 87 का ही पूछता है, याद रखना। समझ आ पा रहा है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण का आर्टिकल बता देंगे तो 87। विशेष अभिभाषण कब कब देता है बोलेंगे तो पहला, वर्ष का प्रथम सत्र में, अर्थात कौन सा सत्र, बजट सत्र। और दूसरा, लोकसभा का चुनाव होने के बाद जो पहली बैठक है उसमें क्या देता है जल्दी बता दो, विशेष अभिभाषण देता है। अब भाषण वही है, सब एक साथ मिला के भी दे सकते हैं। तो नियम अपन देखें ना, भाषण तो किसी पर्सनल हो सकता है या मिला के, विशेष अभिभाषण भी उसी टाइप का भी होता है, पर्सनल पर्सनल भी हो सकता है और मिला के भी दे सकते हैं। समझ आ पा रहे हैं कि नहीं, क्लियर है सबका यहाँ तक, आगे बढ़े चलो। तो अभी तक जो पढ़े एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 84 सबको क्लियर हो गया था, जिसमें संसद की सदस्यता के लिए किसकी चर्चा है, अहर्ताएं। अहर्ताओं के लिए 4 चीज बस है। पहला, भारत का नागरिक, राज्यसभा के लिए 30 साल, लोकसभा के लिए 25 साल। इसके अलावा संसद के द्वारा जो भी अहर्ताएं बनाई गई है उसको पालन करना है। समझ आ पा रहा है। फिर देखिए 85 में किसकी चर्चा है, संसद के सत्रावसान और विघटन। कौन कर सकता है, समझ आ पा रहे हैं, कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। 2 सत्र के बीच कितने माह से अधिक अंतर नहीं हो सकता, 6 माह। क्लियर है। फिर देखिए 86 में क्या था, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, सॉरी राष्ट्रपति का अभिभाषण, लोकसभा में, राज्यसभा में या दोनों को मिला के। कौन रेडी करता है, मंत्रिमंडल। उसके बाद क्या लाते हैं, धन्यवाद प्रस्ताव, ठीक है। फिर आते हैं 87 में, किस में आते हैं, 87 में किसकी चर्चा है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। कब कब देता है,
वर्ष का प्रथम सत्र में, और दूसरा लोकसभा के चुनाव के बाद जो बैठक होगा उसमें। क्लियर है तक सबका? आगे बढ़े। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा आर्टिकल 88। अनुच्छेद जो क्रमांक 88 है, इसमें देखते हैं क्या बताया गया है। चलो अनुच्छेद 88 के अंतर्गत हम देखेंगे तो किनको किन मतलब किनके बारे में यह लिखा गया है 88। तो अनुच्छेद 88 में दो चीजों के बारे में लिखा गया है, जिसमें बताया गया है भारत सरकार के जो मंत्री होते हैं उनके बारे में इसमें कुछ पहलू बताए गए हैं। भारत सरकार के क्या बता दो, मंत्री को लेके। और भारत सरकार के अंतर्गत जो महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी, समझ आ पा रहा है? तो जो महान्यायवादी होता है इसको लेके इसमें कुछ पॉइंट बताए गए हैं। ठीक है, कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 88 में किनको लेके चर्चा की गई है? मंत्री और महान्यायवादी, दोनों को लेके क्या चीज के बारे में बताया गया, अगर हम ध्यान देंगे तो चाहे वो मंत्री हो चाहे कौन हो, जल्दी बता दो, महान्यायवादी हो, इनको लेके चर्चा किया गया है। संसद की जो बैठक होता है, संसद का क्या, जल्दी बता दो, बैठक को लेके यहाँ महत्वपूर्ण चर्चा आपको मिलेगा। आए बात समझ में? तो संसद की बैठकों के लिए सिंपल ये बताया गया है कि भारत देश के जो मंत्री होंगे या महान्यायवादी होगा, वो संसद की बैठक में, अब वो संसद की बैठक हो या संसद की समिति का बैठक हो, कुछ भी ले सकते हैं, समझ में आ रहा है? उनकी बैठकों में भाग लेने का अधिकार रखेगा। संसद की कार्यवाही में क्या ले सकता है? भाग ले सकता है, बोल सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, जो मंत्री होगा या महान्यायवादी होगा वो दोनों। समझ में आ पा रहा है? लेकिन मतदान नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? मतदान। इसको मैं पहले बीच में बताया भी था 88 वाला, जब महानदी पढ़ा था उस समय, ठीक है ना? तो मतदान करने का अधिकार होगा क्या, जल्दी बता दो? नहीं होगा। इस चीज को आपको याद रखना है। आया बात समझ में? बस इतना ही चीज लिखा है 88 के अंदर। भारत सरकार के जो मंत्री होंगे और महान्यायवादी होंगे वो संसद की बैठक में क्या ले सकते हैं? भाग जरूर ले सकते हैं, लेकिन क्या मतदान कर सकते हैं क्या, जल्दी बताओ? नहीं कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है। समझ आ पा रहा है कि नहीं? बस इतना ही है 88, और कुछ नहीं है। याद रहेगा सबको? आए ना? चलो बिना देखे बताओ 88 में क्या चीज के बारे में लिखा है, बताइए। मंत्री और महान्यायवादी संसद की बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। क्लियर है सबका? ठीक। चलो अब आते हैं अनुच्छेद क्रमांक 88 के बाद क्या देखेंगे, 89। ठीक है, चलो हर एक अनुच्छेद में अलग अलग छोटे मोटे चीज हैं, उसको बस आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, चलो अनुच्छेद 89 के बारे में अगर हम देखेंगे तो इसमें चर्चा किया गया है राज्यसभा के बारे में। किसके बारे में? और राज्यसभा के अंतर्गत जो मुख्य दो अधिकारी होते हैं राज्यसभा के, तो राज्यसभा के जो मुख्य दो अधिकारी होते हैं, जिसमें से पहले को बोलते हैं हम लोग सभापति। क्या बोलते हैं? सभापति के नाम से जानते हैं, ठीक है ना? और दूसरे को हम क्या बोलेंगे? उपसभापति। उपसभापति। तो राज्यसभा के क्या बता दो, सभापति और उपसभापति कैसे चुने जाएंगे उनको लेके इसमें चर्चा है। समझ आ पा रहे हैं? तो हम अगर बात करें राज्यसभा का जो सभापति होगा अनुच्छेद 89 के तहत, समझ में आ रहा है? उसमें यह लिखा है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, भारत का क्या बता दो, उपराष्ट्रपति जो होता है, वो पदेन रूप से राज्यसभा का क्या होगा, जल्दी बताओ? सभापति होगा। समझ आ पा रहा है? किस अनुच्छेद के में भी ये पॉइंट लिखा है? 89 में ये पॉइंट लिखा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होगा, जल्दी बता दो? तो उपराष्ट्रपति। जो भारत का उपराष्ट्रपति बना वो पदेन रूप से क्या हो जाता है, राज्यसभा का सभापति बन जाता है। क्लियर है सबके अंदर? अब आते हैं उपसभापति को लेके। तो उपसभापति के बारे में यह बताया गया है
कि राज्यसभा जो होता है यथाशीघ्र, ठीक है ना, मतलब उपसभापति जो कौन बनेंगे, तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के क्या बता दो, सदस्य जो होंगे, उस सदस्यों में से किसी भी एक को, किसी भी क्या बता दो, एक सदस्य को उपसभापति के रूप में खुद ही चुनेंगे। समझ आ पा रहा है? कोई अलग से कोई चुनाव लड़के आता है क्या उपसभापति का? तो नहीं आता। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वही मुख्य रूप से कोई भी एक मेंबर को क्या चुनते, जल्दी बताओ, उपसभापति चुनते हैं, जिसका कर्तव्य यह है कि जब सभापति नहीं होता है उस समय काम कौन करेगा, उपसभापति करता है। बस इतना ही लिखा है अनुच्छेद 89 में। क्लियर है सबके यहाँ तक? आए ना? तो अनुच्छेद 89 में क्या लिखा है जल्दी बता दो, कि भारत का उपराष्ट्रपति पदेय रूप से राज्यसभा का क्या होगा, सभापति। इसके अलावा राज्यसभा यथाशीघ्र, मतलब एकदम टाइम नहीं होता कि इतने टाइम में इसको चुनना है ऐसा करके, ठीक है, बस क्या लिखा है, यथाशीघ्र अपने सदस्य में से किसी एक को उपसभापति के रूप में चुन सकता है। यह बस लिखा है किस आर्टिकल में, 89। तो 89 का संबंध किससे है, तो सभापति और उपसभापति के पद को लेके चर्चा है कि कौन होंगे ऐसा करके। आए कि नहीं समझ में? बन जाएगा यहाँ तक? चलो चलो 89 के बाद देखते हैं हम लोग अनुच्छेद कौन सा आएगा बता दो, 90, ठीक है ना। अनुच्छेद 90 और अनुच्छेद क्रमांक जो 94 है, दो अनुच्छेद एक साथ बताऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम चीज लिखा है, तो एक बार हम चर्चा करेंगे दोनों ही हमारा खत्म हो जाएगा। समझ आ पा रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ कौन कौन सा, अनुच्छेद 90 और अनुच्छेद क्या है, 94। अनुच्छेद 90 के अंतर्गत हम देखेंगे, इसमें हम बात करेंगे राज्यसभा को लेके कुछ पॉइंट बताए गए हैं, राज्यसभा को लेके कुछ पॉइंट यहां हम देखेंगे, ठीक है। और अनुच्छेद 94 में लोकसभा को लेके कुछ पॉइंट हम देखते हैं। आ रहा है समझ में? आए ना? तो अनुच्छेद 90 में क्या बता दो, राज्यसभा के बारे में देखेंगे, और लोकसभा में अनुच्छेद 94 में क्या देखते हैं, लोकसभा के बारे में। समझ आ पा रहे हैं? जैसे कि अगर हम बात करें राज्यसभा के अंतर्गत जो दो प्रभारी होते हैं, ठीक है ना, या राज्यसभा के अंतर्गत ये बताया गया है मुख्य रूप से कि राज्यसभा में देख लो, एक तो होते हैं उपराष्ट्रपति, क्या होता है जल्दी बताओ, और उपराष्ट्रपति के बारे में अलग से आर्टिकल है। समझ में आ रहा है? तो इसमें उपराष्ट्रपति को इंक्लूड नहीं करेंगे हम, यहां इंक्लूड करेंगे राज्यसभा के उपसभापति को। किसको बात करेंगे, उपसभापति। यहां तक क्लियर है कि नहीं, जल्दी बता दो, हाँ है ना। और यहां हम जो चर्चा करेंगे अनुच्छेद कौन सा बता दो, 94 में, यहां हम चर्चा करेंगे दो लोगों का। समझ में आ रहा है? एक लोकसभा का अध्यक्ष, क्या बता दो, लोकसभा का क्या होता है, अध्यक्ष, और एक कौन होता है, उपाध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष। चलो अनुच्छेद अभी ध्यान से समझना, भी हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के क्या बता दो, सभापति को लेके कुछ पॉइंट पढ़ेंगे, और लोकसभा के अंदर किसका, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेके क्या करते हैं, संबंधित देखेंगे। तो इन दोनों ही आर्टिकल में इन ये जो मैं तीन लोगों का मैं यहाँ नाम लिखा हूँ, जिसमें पहला सा कौन है जल्दी बता दो, उपसभापति, दूसरा अध्यक्ष, और तीसरा उपाध्यक्ष। यहाँ तक क्लियर है सबका? अब यहाँ देखो डिस्कस ये किया गया है कि इन तीनों के बारे में क्या क्या चीज यहाँ लिखा हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि इनका पद रिक्त कैसा होगा, पद रिक्त, पद रिक्त को लेके चर्चा किया गया इस दोनों आर्टिकल में। इन समझ आ पा रहा है जो बोल रहा हूं मैं? इसके अलावा अगर वो त्याग पत्र देना चाहते हैं, पद त्याग करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, आ रहा समझ में? और अगर पद से हटाना है, पद से क्या बता दो, हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, ये तीन चीज इस आर्टिकल में लिखा है, इन आर्टिकलों में। समझ आ पा रहा है? 90 के अंदर इनके मतलब उस सपति के बारे में यह तीनों चीज लिखा है, और अनुच्छेद 94 में ये दोनों के बारे में यह लिखा हुआ है। समझ आ पा रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ, क्लियर सबका? तो अगर हम बात करें उपसभापति जो होगा,
उसका पद रिक्त कैसा होगा, पद रिक्त कैसे होंगे। तो अगर मान लो पद रिक्त होने का सिंपल एक ही है कि अगर राज्यसभा की सदस्यता इनकी समाप्त हो गया, राज्यसभा का क्या बोला मैं, सदस्यता ही निरस्त कर देंगे, तो वो उपसभापति नहीं रहेगा, उनका पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। सेम वही चीज इन दोनों के लिए भी है। अगर ये दोनों भी अगर लोकसभा के मेंबर नहीं रहते हैं तो उनका भी पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। समझ आ पा रहे कि नहीं, जल्दी बताओ। क्लियर है सबका, आ रहा है समझ में। अब आते हैं किसके बारे में, त्याग पत्र के बारे में। किसके बारे में बता दो, त्याग पत्र। तो उपसभापति जो होगा अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो ये देगा सभापति को। किसको देगा जल्दी बताओ। और सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति, मतलब उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा। समझ आ पा रहा है। अब बात करते हैं लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है यह अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो उपाध्यक्ष को देगा। किसको देगा जल्दी बताओ, उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो अध्यक्ष को देगा। समझ आ पा रहा है, हाँ है ना, क्लियर है तक सबका। अब आते हैं पद से कैसे हटाना है। तो पद से हटाने का सिंपल तरीका है, राज्यसभा के अंदर एक संकल्प पारित करवाएंगे बहुमत से। क्या पारित करवाते हैं, संकल्प पारित करवाएंगे राज्यसभा के अंदर, तो कौन हट जाएगा, उपसभापति को पद से हटा देंगे। और वही सेम प्रोसेस अगर लोकसभा में कर दिए तो इनको भी हम हटा सकते हैं। और ऐसा करने से पहले 14 दिन पहले सूचना देना होता है। कितने दिन पहले, तो इन सबको हटाने की भी चर्चा किया गया है। समझ आ पाया, दोनों अनुच्छेद एक साथ क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। तो अनुच्छेद 90 में किसके बारे में, राज्यसभा, 94 में लोकसभा। राज्यसभा में केवल किसके बारे में, उपसभापति, लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। क्लियर है सबका। पद रिक्त कैसे होगा, तो सदस्यता खो देने पर। त्याग पत्र ये किसको देगा, सभापति को, ये दोनों आपस में देंगे त्याग पत्र। क्लियर है सबका। और पद से हटाने का सिंपल तरीका है कि सदन में संकल्प पारित करके इनको हटाया जाएगा, इन तीनों को। आया कि नहीं समझ में, जल्दी बताओ, बन जाएगा। चलो आगे बढ़े, डाउट तो नहीं है, देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, बातें ना करें। अनुच्छेद 90 के बारे में देखे थे, 90 के साथ साथ 94 भी देख चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद क्रमांक 90 के बाद क्या देखेंगे, 91। अनुच्छेद क्रमांक क्या आएगा, 91। और 91 के तरह ही हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 95। क्या पढ़ते हैं, अनुच्छेद क्या पढ़ते हैं, 95। तो दोनों ही आर्टिकल को हम एक साथ पढ़ेंगे, और क्योंकि दोनों में सेम चीज लिखा होता है, ठीक है ना। तो अलग अलग पढ़ने से अच्छा मैं एक साथ यहाँ समझा देता हूँ। आए कि नहीं समझ में। तो अनुच्छेद 91 और अनुच्छेद 95 सेम वही चीज होगा। अनुच्छेद 91 किससे रिलेटेड, राज्यसभा के संबंध में कुछ जानकारी रहेगा, ठीक है। और आगे देखते हैं अनुच्छेद 95 में किसके बारे में जानकारी, लोकसभा, ठीक है। चलो इसमें अगर हम देखते हैं, अब हम बात करेंगे इनमें भी वही सेम दो चीजों की चर्चा यहाँ फिर से होगा। किसके किसके बारे में, क्या कौन आर एस फार एस बोल रहे हैं चलो इधर देखो इधर तो यहाँ देखेंगे क्या क्या बता दो, सभापति होगा यहाँ, और दूसरा कौन होता है, उपसभापति, ठीक है। उप, यहाँ दो लोग बता दो भाई, अध्यक्ष और क्या होंगे, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। तो इसमें ये बातें मत करो, ध्यान से इधर देखेंगे। इसमें देखो आर्टिकल 91 और 85 दोनों में सेम चीजों के बारे में बताया गया है। और इसमें ये लिखा है कि कभी भी अगर सभापति का अगर पद रिक्त हो जाता है, क्या हो जाता है, पद रिक्त हो जाता है, तो उसके पद को कौन संभालेगा जल्दी बताओ, उपसभापति संभालेगा, है ना। और उपसभापति का भी अगर पद रिक्त हो गया तब, जल्दी बताओ क्या है कंडीशन, सदस्यों में से किसी एक को तो यहाँ सभापति बनाएंगे, लेकिन कौन बनाएगा, तो ये बनाएंगे राष्ट्रपति,
ये सदस्य लोग चुन के नहीं डालेंगे यहाँ, ये समझना ध्यान से। क्या बोल रहा हूं, अगर मामला किस चीज का है जल्दी बताओ, पद रिक्त का, तो सभापति का अगर पद रिक्त है तो कौन संभालेगा, उपसभापति। और उपसभापति का पद रिक्त हो गया है तो राष्ट्रपति राज्यसभा के किसी भी मेंबर को सभापति के रूप में बैठा देगा। यहां तक क्लियर है। सेम वही चीज यहां भी है। अगर अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया तो कौन, जल्दी बताओ, उपाध्यक्ष क्या करेगा जल्दी बताओ, पद संभालेगा। और उपाध्यक्ष का भी पद रिक्त हो गया तो कौन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति। तो ये मामला था किसके बारे में, पद रिक्त के मामले में। समझ आ पा रहे हैं। लेकिन अब मामला आ जाता है कभी कभी आपका अनुपस्थिति को लेके। किसको लेके जल्दी बताओ, अनुपस्थिति। अनुपस्थिति अलग है और पद रिक्त अलग है। बात समझ पा रहे हो। अनुपस्थिति मतलब अब्सेंट है, पद रिक्त मतलब हमेशा के लिए हट गया है। बात समझ पा रहे हो। तो पद रिक्त है तो जो कंडीशन बताया उसके हिसाब से राष्ट्रपति सभापति बनाएगा दोनों जगह। लेकिन अगर अनुपस्थित है तो अब फिर से हम देखते हैं, अगर मान लो कौन अनुपस्थित है, सभापति, तो पद को कौन संभालेगा, उपसभापति संभालेगा। और उपसभापति का भी पद रिक्त है तो राज्यसभा के सदस्य लोग, अनुपस्थिति के कंडीशन में आपको याद रखना है, राज्यसभा के जो सदस्य है ना, वो आपस में चुन के ही किसी एक को क्या बनाएंगे, सभापति। कब का, कौन से कंडीशन में, अनुपस्थिति के कंडीशन में। आ रहा बात समझ में। अब वो चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का, दोनों वैसे ही होता है। यहां भी हम लोकसभा में भी किसकी बात करते हैं, अनुपस्थिति का। तो लोकसभा के जो सदस्य आपस में से किसी को ही एक क्या बना देंगे, अध्यक्ष के रूप में बैठाते हैं। आए बात समझ में। तो ये दोनों चीज अनुच्छेद 91 और 95 में, 91 में राज्यसभा के लोग के लिए का है और 95 में किसके बारे में है, लोकसभा। दोनों सेम चीज है एकदम। आए कि नहीं समझ में, क्लियर है सबका। तो एक बार बस माइंड में सोचना कि हम अभी पढ़े क्या। हम के लिए समझे हैं कि अगर राज्यसभा में सभापति का पद रिक्त है तो कौन पद संभालेगा, उपसभापति। उसका भी पद रिक्त हो गया तो राष्ट्रपति सदस्यों में से किसी एक को बनाएगा। इस समय राष्ट्रपति आ रहा है, समझ आ पा रहे हैं। और अनुपस्थित हो गया तो सभापति नहीं है तो उपसभापति, और वो नहीं है तो सदस्य लोग आपस में से किसी एक को बैठा देंगे जितना दिन तक वो अब्सेंट है। आया कि नहीं समझ में। जो चीज राज्यसभा में हुआ था वही चीज कहाँ होता है, लोकसभा में। इसलिए दोनों आर्टिकल को कभी भी एक साथ पढ़ना। कौन कौन सा, अनुच्छेद 91 और 95 को एक साथ पढ़ना कभी। समझ आ पा रहा है, क्लियर है कि नहीं। ठीक, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद 91 के बाद हम क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद क्रमांक 92। 92 में जो चीज लिखा हुआ है वही चीज अनुच्छेद क्रमांक किस में लिखा है, 96 में। क्योंकि उधर का एक चल रहा है इधर का भी एक बढ़ा रहे हैं ना। उधर 91 और 95 था तो इधर 92 और 96। ठीक है। अच्छा, चलो अनुच्छेद 92 और 96 ये किसके बारे में रहेगा जल्दी बताओ, राज्यसभा को लेके, और ये वाला लोकसभा। ठीक है। चलो इसमें ये बताया गया है कि इसमें भी सेम क्या होंगे, राज्यसभा का जो मुख्य प्रभारी कौन होंगे, दो लोग ही तो हो सकते हैं क्या, कौन कौन, सभापति और उपसभापति। ठीक है। लोकसभा में कौन होगा, अध्यक्ष होगा और उपाध्यक्ष होगा। यहां तक क्लियर है। अब अनुच्छेद 92 और 96 में ये लिखा है कि इन चारों में से, मतलब जैसे मान लो कि इनको पद से हटाने के लिए कोई संकल्प लाया गया है, पद से हटाने के लिए क्या लाया गया जल्दी बता दो, संकल्प लाया गया हो और वो अभी विचाराधीन है। क्या है जल्दी बता दो, विचाराधीन। मतलब अभी केवल सोच रहे हैं कि इनको हटाएं या ना हटाएं, इस स्टेप से। ठीक है ना। तो ये जो मैं लिखा, सभापति
उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अगर इनको पद से हटाने के लिए क्या लाया गया है, संकल्प लाया गया है, और अगर वो विचाराधीन है तो वो पीठासीन के रूप में काम नहीं कर सकते हैं। पीठासीन मतलब प्रभारी के रूप में काम नहीं कर सकते हैं। समझ आ पा रहा है ना। लेकिन सदन का जो बैठक हो रहा है उसमें भाग ले सकता है। उसमें क्या ले सकता है, भाग। तो ये चीज बताया गया है अनुच्छेद आपका 96 में और 92 में। समझ आ पा रहे हैं। तो राज्यसभा का सभापति को हटाने के लिए विचाराधीन हो, या इनको मतलब कि इनमें से किसी को भी पद से हटाने के लिए अगर विचाराधीन है तो वो क्या किस रूप में काम नहीं कर सकता है, पीठासीन के रूप में काम नहीं करेगा, लेकिन सदन की जो बैठक की कार्यवाही में भाग लेगा और बोलने का अधिकार रखता है उस समय भी। समझ आ पा रहे हैं। अगर विचाराधीन है उस समय ऐसा होता है। क्लियर नहीं, जल्दी बता दो। आ रहा बात समझ में? आए ना। चलो चलो, तो अभी तक हम लोग देख लो सेम सेम अनुच्छेद में क्या क्या पढ़े, एक बार देख लेते हैं ना। आर्टिकल में जो दो कॉमन आर्टिकल हम देखे हैं, चलो 90 और क्या देखे थे, 90 और 94। क्लियर है सबका? क्या क्या चीज के बारे में था, पद रिक्त, त्याग पत्र और कैसे हटाएं, दोनों सदनों वाला क्लियर हो पा रहे हैं सबको ना। 91 और क्या था, 95। इसमें क्या है, सॉरी, अनुपस्थित होने पर क्या होगा और पद रिक्त होने पर क्या होगा, ये दो चीज की चर्चा यहाँ किया गया है। 92 और 96 में अगर हटाने का क्या लाए हैं, संकल्प, तो उस समय वो पीठासीन के रूप में इन चारों में से कोई काम नहीं करेगा, लेकिन बैठक में क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। एक आर्टिकल और बताता हूं मैं यहाँ पर जो कॉमन है एक प्रकार से, ठीक है ना। अनुच्छेद आपका 89 प्लस, जैसे अभी हम अनुच्छेद को बढ़ाते बढ़ाते लास्ट 92 तक पहुंचे हैं ना। तो अनुच्छेद जो 92 के बाद आएगा अनुच्छेद 93। अनुच्छेद क्या है जल्दी बता दो, 93। ये भी सेम था, यहाँ मैं लिखना भूल गया था। ये किसके बारे में रहेगा, लोकसभा के बारे में। किसके बारे में, लोकसभा में दो लोग ही होंगे, एक कौन होगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है ना। तो यहां बताया गया है अनुच्छेद 93 में, जैसे कि राज्यसभा का सभापति कौन होगा, उपराष्ट्रपति पदेन रूप से। उपसभापति किनको चुनेंगे, तो सदस्यों में से किसी एक को बनाते हैं। वही सेम चीज ये लिखा है कि अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा यथाशीघ्र अपने सदस्यों में से किसी एक को क्या चुनेगा, अध्यक्ष सदस्यों में से ही, और उसी सदस्य में से किसी एक को और क्या चुनेगा, उपाध्यक्ष। तो जो लोकसभा के अंदर उन्हीं सदस्यों में से कोई एक क्या बनेगा, अध्यक्ष, और कोई एक क्या बनता है, उपाध्यक्ष। समझ आ पा रहा है। और अध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए, अध्यक्ष क्या कराने के लिए, चुनाव, जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव खत्म होता है लोकसभा वाले का, तो लोकसभा की फिर पहली बैठक होता है, और उस लोकसभा की पहली बैठक में अध्यक्ष का चुनाव करवाते हैं। किसका चुनाव करवाते हैं, और अध्यक्ष का चुनाव करवाने के लिए जो व्यक्ति आता है उसको बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। क्या बोलते हैं, प्रोटेम स्पीकर। अब इस प्रोटेम स्पीकर को कौन भेजता है भाई, जब ऐसा कराओ करके, तो इसको भेजता है राष्ट्रपति। कौन भेजता है, राष्ट्रपति। तो जब भी चाहे विधानसभा में होता है अपने यहाँ भी, और केंद्र में कहाँ होता है, लोकसभा चुनाव के बाद जो पहली बैठक होता है उसमें किनकी नियुक्ति होता है, प्रोटेम स्पीकर। इसका काम क्या होता है, अध्यक्ष का उपाध्यक्ष का चुनाव करवा दिए और उसका काम खत्म। समझ आ पा रहे हैं। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है बोलेंगे तो राष्ट्रपति करता है। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बता दो। आ रहा बात समझ में। तो कौन कौन सा कॉमन आर्टिकल हम लोग देखे हैं, एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। बताओ कौन कौन सा है, यहीं से चालू करो। 89 प्लस 93, फिर बढ़ाते जाओ, 90 और 94, उसके आगे 91 और 95 और 92 और 96, हो गया ना। और तो नहीं है। तो ये 4 और 4 8 जो चीज मतलब सेम चीज है, इधर पूरा राज्यसभा वाला, इधर पूरा लोकसभा। तो कुल मिलाकर हम लोग अभी कहाँ तक पहुंच चुके हैं, 96 तक हो गया हमारा। समझ आ पा रहे हैं, कहाँ तक खत्म हो गया है,
96 तक हो गया है। कल के क्लास में 97 नंबर आर्टिकल से हम लोग पढ़ेंगे। समझ आ पा रहे हैं? कल से, हाँ। कहीं जा रहे हो क्या? टेस्ट है कल, शनिवार है क्या? कल टेस्ट रहेगा, याद है ना सबको? चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है और है सबको? तो कॉमन आर्टिकल ध्यान रखना, ये 4 4 8 आपको पढ़ना है कल का। इसके बाद के क्लास में कहाँ से पढ़ेंगे? 97 नंबर आर्टिकल से पढ़ेंगे। बन जाएगा सबसे?